सही, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्वा के बारे में थोड़ी सी बातें बताई थी कि एक्वा क्या होता है। हम अक्सर चीज़ों को कहते हैं कि इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो जो हमारे नोबल मेटल्स होते हैं ना बेसिकली, वो नोबल मेटल्स बहुत आसानी से किसी भी चीज़ में डिज़ोल्व नहीं हो पाते। तो उसके लिए हमें ख़ासा कुछ एक मिक्सचर बनाना पड़ता है, और उस मिक्सचर में हमें फिर उस रिएक्शन को आगे बढ़ाना पड़ता है, तब जाके हमारे पास कुछ ऐसा मामला तैयार हो पाता है कि उसमें गोल्ड और प्लैटिनम जैसे सब्सटेंसेस हमारे पास डिसॉल्व हो सके। तो खैर एक्वा क्या है? मोल नहीं लिखना, वन। कह रहे हैं एक्वा इज अ मिक्सचर ऑफ HCl and HNO3 इन द रेशियो ऑफ 1:3। ये दो चीज़ों को मिलाकर बनेगा, दो पर्टिकुलर एसिड्स हैं, HCl और नाइट्रिक एसिड है, इन दोनों को मिलाकर। क्योंकि सेपरेटली HCl इसका काम तमाम नहीं कर सकता, गोल्ड को अपने अंदर डिजोल्व नहीं कर सकता, और ना ही सेपरेटली नाइट्रिक एसिड के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो गोल्ड को अपने अंदर डिजोल्व कर सके। तो हमें इन दोनों चीज़ों को मिलाना पड़ता है एक दूसरे के साथ, और तब जाके हम इस मुकाम पे एक ऐसा सब्सटेंस जनरेट कर पाते हैं जो बआसानी हमारे पास गोल्ड को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। तो कहानी में है क्या कि हमारे पास HNO3 था, नाइट्रिक एसिड, और हमने इसमें मिलाया HCl। नाउ वी हैव टू पुट द रेशो 1:3, 1 इसके और 3 इसके। तो हमारे पास एक चीज़ बनकर तैयार होगी, NOCl। साथ साथ हमारे पास जो है वो Cl2 बनेगा, और फिर हमारे पास ये वाटर निकल आएगा। तो ये हमारे पास चीज़ें तैयार हुई हैं। जो NOCl बना है ये कहलाता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या कहलाता है ये? नाइट्रोसिल क्लोराइड कहलाता है। हम अक्सर जगहों पे इसका रिएक्शन इस तरह देखते हैं कि क्लोरीन गैस जो ब्रैकेट में करके 2Cl लिखा हुआ है, नेसेंट क्लोरीन। तो ये क्लोरीन जिस वक्त जनरेट होती है उस वक्त नेसेंट फॉर्म में ही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्लोरीन है, नाइट्रोसिल क्लोराइड है, और वाटर बन गया। अब ये जो नाइट्रोसिल क्लोराइड था, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड और आगे जाएगा, और हम इस नाइट्रोसिल क्लोराइड को हम डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे अपने पास, और हमारे पास फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगी और Cl सेपरेट हो जाएगा। अगर इस रिएक्शन को भी हम बैलेंस करने की कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि Cl अकेला तो नहीं रह सकता ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 लगाएंगे तो Cl2 बन जाएगा। ये बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ पर इस वक्त जो कंडीशन पूरी मुकम्मल तरीके से बनकर तैयार हुई है वो है आपका एक्वा ये जो मिक्सचर है। ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं हो रही कि मतलब हमने नाइट्रिक एसिड और HCl को मिलाया, फिर नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्लोरीन और हाँ वाटर बना, फिर हम नाइट्रोसिल क्लोराइड को अलग से पकड़ के निकाल लिया, उसको अलग भी, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये एक ही बीकर में एक ही जगह पर एक सेम प्रोसेस चल रहा है। एक चीज़ हमारे पास तैयार हुई, फिर उस चीज़ को हमने उठाया, उसको और ब्रेक डाउन करा, हमारे पास क्लोरीन गैस निकल के आ गई सेपरेट करके। बात यहाँ तक समझ में आती है सबको? बात यहाँ तक सबको समझ में आई या नहीं आई? जी सर। दो हमने अपने पास चीज़ें देखी कि हमने सबसे पहला रिएक्शन किया, और सबसे पहले रिएक्शन में 1:3 में हमने नाइट्रिक एसिड और HCl को रखा। हमारे पास जनरेट होने वाली 3 चीज़ें थीं। एक नाइट्रोसिल क्लोराइड था, और साथ साथ फिर हमारे पास जो है वो वाटर बना, और क्लोरीन गैस हमारे पास प्रिपेयर हो गई। बात यहाँ तक समझते हैं आप मेरी? यस सर। जी सर। अब देखो, गोल्ड और प्लैटिनियम का जो सीन है वो कुछ ऐसा है कि गोल्ड और प्लैटिनम जो है वो किसी भी
नॉर्मल सब्सटेंस में डिसॉल्व होते ही नहीं है। कह रहे हैं गोल्ड एंड प्लेटिनम रिएक्ट्स एंड फॉर्म द सॉल्युबल क्लोराइड्स, यानी कि ये रिएक्ट करेंगे इन चीज़ों के साथ और बनाएंगे एक सॉल्युबल क्लोराइड। आइए देख लेते हैं कैसे। आपने लिया गोल्ड और इसे रिएक्ट कराया HNO3 के साथ और फिर इसमें मौजूद था 3HCl। देखो ये तो मैंने आपको जनरल बताया कि अंदर इन दोनों चीज़ों के आपस में मिक्सचर में क्या चीज़ जनरेट होगी। अब अगर हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इनको बनने का टाइम दे दें, थोड़ी देर लगे, आप बन जाओ, आप ये पहले कर लो, फिर हम अपनी बारी गोल्ड की आएगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। एक साथ ही हम मुकम्मल पूरा प्रोसेस करते हैं। हमारे पास गोल्ड बनाएगा AuCl3, गोल्ड क्लोराइड बन जाएगा। साथ साथ हमारे पास NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगी और साथ साथ हमारे पास वाटर जनरेट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये बन गया हमारे पास गोल्ड क्लोराइड। क्या बन गया हमारे पास? ये गोल्ड क्लोराइड। बात यहाँ तक समझ में आ गई? सर थोड़ा सा रिपीट कर दें, बस 1 मिनट का रिव्यू दे दें, मैं अभी ज्वाइन किया मैंने मैंने। मैंने मैंने ये बताया कि हमारे पास एक्वारीजिया कहते हैं एक ऐसी चीज़ को जिसे हम उर्दू ज़बान में कहते हैं सोने का पानी। ये सोने का पानी बनता कैसे है? दो एसिड्स, दो हाईली कंसनट्रेटेड एसिड्स लिए जाते हैं, उन दोनों को मिलाकर ये सोने का पानी आपके पास तैयार होता है, जिसे हम रॉयल वाटर या एक्वारीजिया कहते हैं। एसिड्स कौन कौन से हैं? नाइट्रिक एसिड और HCl। अच्छा, इनका प्रोपोर्शन भी, इनका भी एक रेशो होता है। वो रेशो होता है 1:3, यानी कि 1 रेशो में पाया जाएगा आपके पास नाइट्रिक एसिड और 3 रेशोज में पाया जाएंगे आपके पास HCl। इनको मिलाया जाएगा। मिलाने के बाद हम एक चीज़ जनरेट करते हैं। हमने देखा हमारे पास NOCl बना, नाइट्रोसिल क्लोराइड बना, साथ साथ क्लोरीन गैस रिलीज हुई और हमारे पास एक चीज़ बनकर तैयार हुई जिसका नाम है पानी। अब इफ वी रिएक्ट बोथ ऑफ द थिंग्स टुगेदर, हमने अगर इन दोनों चीज़ों को आपस में रिएक्ट कराया और सिंपली सिर्फ इनका रिएक्शन देख रहे हैं, तो हमें नज़र आता है कि हमारे पास एक चीज़ और बन रही है। हमारे पास एक चीज़ और बनकर तैयार हुई है। NOCl जो था, नाइट्रोसिल क्लोराइड, वो और डिकम्पोज होता है, वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन गैस प्रिपेयर कर लेता है। बात समझ गए? फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई गोल्ड और प्लैटिनम एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं, वो किसी में भी बहुत आसानी से डिसॉल्व नहीं होते, तो इसी के लिए हम इतने सारे जतन कर रहे थे। और जब हम इन तमाम जतन को करके पूरा किया, तो आखिर में हमने गोल्ड के साथ रिएक्शन देखा कि गोल्ड जब HCl और HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो जनरेट करता है गोल्ड क्लोराइड, विच इज़ अ सॉल्युबल क्लोराइड। ये एक सॉल्युबल क्लोराइड है, सही है। और साथ साथ हमारे पास क्या मौजूद होता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाती है और साथ ही साथ वाटर जनरेट हो जाता है। बात समझ में आती है? यस सर। ग्रुप नंबर 5, एलिमेंट्स का नाम नाइट्रोजन। हाँ बेटा बोलो। सर ये पहले HNO3 को HCl से रिएक्ट करवाया, तो पहले नहीं सर कराया, डायरेक्ट गोल्ड को क्यों नहीं करवाया? पहले नहीं कराया मेरा बेटा, डायरेक्ट गोल्ड का ही रिएक्शन है। ये मैंने आपको समझाया है कि हम इन रिएक्शन को जब इन दोनों चीज़ों को मिलाते हैं तो होता क्या है असल में, क्या ऐसी नायाब चीज़ बनती है जो गोल्ड को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकती है। तो उस नायाब चीज़ के लिए मैंने ये रिएक्शन कराया है, ये समझाया है। ये होता है इनसाइड रिएक्शन। एक्चुअली हमारे पास हम जो करते हैं नॉर्मली, वो ये करते हैं डायरेक्ट गोल्ड डाल के करते हैं। तो उसमें गोल्ड को अगर मैं हटा दूं, गोल्ड को मैं छुपा दूं, तो ये दोनों चीज़ें बनेंगी। ये दोनों चीज़ें हैं, इनके रिएक्शन से असल में बनता क्या है हमने वो दिखाया है आपको ऊपर। बात समझ में आ गई? यस सर। सर अच्छा हाँ बेटा। जी सर। सर गोल्ड को डिसॉल्व कर हाँ बोलो, बोलो अफसा बोलो। सर गोल्ड को डिसॉल्व करना क्यों है? गोल्ड को डिसॉल्व करना क्यों है? बड़ा प्यारा सवाल है। गोल्ड को डिसॉल्व इसलिए करना है क्योंकि मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है, इसलिए गोल्ड को डिसॉल्व करना है। अच्छा, गोल्ड को डिसॉल्व करना इसलिए है कि बहुत महंगी रकम की मिलती है गोल्ड की ज्वेलरी,
बहुत महंगी होती हैं वो चीज़ें जो प्योरली गोल्ड से बनी होती हैं, बहुत महंगी होती हैं वो चीज़ें जो प्योरली प्लैटिनम से बनी होती हैं। प्लैटिनम, गोल्ड, प्योर एक मेटल का सब्सटेंस की मैं बात करूँ तो ये ख़ासा महँगा होता है। हम चीज़ों को देखो, इंसान ना हमेशा से शुरू से होशियार रहा है, बहुत होशियार रहा है। इंसान ने बोला मैं अपने आप को एक जगह से सैटिस्फाई नहीं कर सकता, तो मैं कोई दूसरी होशियारी निकाल के ले आऊँ, मैं उससे अपने आप को सैटिस्फाई कर लूँ। बात समझ रहे हैं? मिसाल मैं आपको समझाऊँ, एक छोटी-सी चीज़ मेरे सामने एयरपॉड्स रखे हुए हैं, उसी को देख के मेरे ज़हन में एग्ज़ाम्पल आ रही है। आईफ़ोन वालों ने एयरपॉड्स निकाले, ऐसी है? वायरलेस जो कानों में लगा के बस घूमते रहो इधर-उधर ना, तो वो सिर्फ़ आईफ़ोन पे चलने के लिए थे। अभी दुनिया ने बोला यार आईफ़ोन मतलब हर बंदे के पास, आपके पास आईफ़ोन है? कितने लोगों के पास आईफ़ोन है? कोई भी जवाब नहीं है। तो था। था तो बेटा मेमोरीज़, मेमोरीज़। तो ख़ैर आईफ़ोन नहीं, मेरे पास भी आईफ़ोन नहीं है। अब आईफ़ोन नहीं है तो फिर क्या मतलब हमारी ज़िंदगी में ये वाली खुशी नहीं आ सकती? हम एयरपॉड्स नहीं लगा सकते? हम इस काबिल नहीं हैं क्या? नहीं। दुनिया ने इस पे काम किया, दुनिया ने ऐसे एयरपोर्ट्स डिज़ाइन कर लिए जो एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो एयरपॉड्स एयरपॉड्स आ गए। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ नेमुल बदल निकालने की कोशिश की जाती है। अब मैंने कहा मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है, भैया मेरी अम्मी मुझसे कह रही है मुझे गोल्ड की ज्वेलरी चाहिए, मेरे पास अभी 2 लाख रुपए नहीं है, मैं कैसे बना सकता हूँ? मैं नहीं बना सकता। इट्स टू मच कॉस्टली। आपको पता है कि इस वक़्त गोल्ड के रेट्स कितने ऊपर चल रहे हैं, सारी चीज़ें फ्लक्चुएट करती रहती हैं। तो अब उसको अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी को हटाएँ तो फिर सेकंड प्रायोरिटी क्या, इमिटेशन ले लीजिए जो बिल्कुल देखने में ऐसा लगे कि गोल्ड है। ऐसी मुझे तो खैर समझ में भी नहीं आता देख के कि ये गोल्ड की है या जो है वो इमिटेशन है। ख़वातीन इस चीज़ में बड़ी जो है वो चाको चौबंद होती हैं और चालाक होती हैं, उनको देख के पता चल जाता है कि यार ये चीज़ गोल्ड की है एक्चुअल और ये इमिटेशन है। तो वो इमिटेशंस बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में गोल्ड को प्लेट करने के लिए, बहुत सारी घड़ियाँ होती हैं, घड़ियों में करने के लिए जो रिस्ट वॉचेज़ होती हैं और आपकी रिंग्स होती हैं, इयररिंग्स होते हैं। और मैं मिसाल के तौर पे बताऊँ, अक्सर हम लोग रमज़ानों के दिनों में देखते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर मस्जिद नबवी की तामीर दिखा रहे होते हैं। देखी है आप लोगों ने कभी? नहीं देखी? यार इतना भी ओल्ड फैशन नहीं है ये चीज़। खैर मस्जिद नबवी की तामीर दिखा रहे थे। मस्जिद नबवी के अंदर बेशुमार जो है वो मेहराबें हैं, बेशुमार जो पिलर्स हैं, उनके ऊपर चीज़ें लगी हुई हैं जो गोल्ड की हैं। मतलब देखने में ऐसा लगता है सोने की हैं। उनमें बेसिकली सोने का पानी चढ़ाया गया है। सही, कुछ चीज़ें वाक़ई गोल्ड की भी लगी हुई हैं माशाल्लाह से मस्जिद नबवी में, और मेजॉरिटी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे गोल्ड प्लेटेड हैं, जिन पर गोल्ड यानी कि सोने का पानी चढ़ाया गया है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो गोल्ड को मेल्ट करने की, डिसॉल्व करने की ज़रूरत इसीलिए है। बात समझ में आ गई? जी सर। हम्म। तो भैया देखो, ग्रुप नंबर 5 के एलिमेंट्स थे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। तो इन तमाम एलिमेंट्स में जो कॉमनली हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और कॉमन हम जिसको अपने डेली बेसिस में देखते हैं, वो था नाइट्रोजन। जिससे बनने वाले सब्सटेंसेस को हम अपनी डेली बेसिस में देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन से बनने वाला एक कॉमन सब्सटेंस हमने देखा, हमारे पास था, कौन सा था? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हमने कम्प्लीटली देखा। अमोनिया इज़ ऑल्सो द कॉमन वन, लेकिन अमोनिया के बारे में हम बात नहीं कर रहे फिलहाल इतनी। नाइट्रिक एसिड इस खासा हमारे पास बहुत अहम प्रोसेस था जिसको हमने देखा। तो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन हमने देखी। उसके बाद नाइट्रिक एसिड कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, वो एक्वा था। हमने एक्वा का टॉपिक देख लिया। ग्रुप नंबर 5 के तमाम एलिमेंट्स इख्तिताम पजीर हो गए। इसके अलावा कोई ऐसी बात ग्रुप नंबर 5 में नहीं है जिसको भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बात यहाँ तक समझ में आती है? Did we discuss about जी the सर। uses of nitric acid? बड़ा प्यारा सब्सटेंस है ये। देखो नाइट्रिक एसिड कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का सबसे बड़ा, दुनिया में दो बड़े इस्तेमालात हैं दुनिया में ना। नाइट्रिक एसिड के दो सबसे बड़े यूजेस हैं। एक मास डिस्ट्रक्शन का है और एक जो है वो समझ लीजिए कि नीड है इंसानों की। नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद बनाने के लिए। उस खाद से लाजमी सी बात है चीज़ें जनरेट की जाती हैं, अमोनिकल फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं वो। नाइट्रिक उसमें अमोनिकल फर्टिलाइजर्स में नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है और नाइट्रिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, इसमें नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली हमारे पास नाइट्रिक एसिड को खासा इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर्स की प्रिपरेशन में। बात समझ रहे हैं?
उसके बाद दूसरा एक बड़ा इस्तेमाल है दुनिया के अंदर जो किया जाता है, वो किया जाता है इसे एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है भाई? एक्सप्लोजिव्स, यानी कि बम बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने वो रोड रनर वाला कार्टून देखा है सबने? सर डायनामाइट ना? हाँ, डायनामाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर वहाँ पे हम देखते नहीं थे कि एक डब्बा आता था, वो जो ब्लैक ब्राउन वाला जो था क्रिएचर, मुझे नाम नहीं पता उसे क्या कहते हैं, वो अक्सर डिलीवरीज कराता, तो एक बॉक्स आता था डायनामाइट का। तो डायनामाइट बेसिकली यही होता है। इसके अलावा एक और होता है टीएनटी। टीएनटी क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटोलीन होता है, ये कंपाउंड है ट्राई नाइट्रोटोलीन, ये टीएनटी कहलाता है। इसमें भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली नाइट्रेशन हुई हुई होती है इसमें। तो एक टोलीन के कंपाउंड में जो है वो आपके पास 3 NO2 लगे होते हैं जो कि नाइट्रिक एसिड से लगाए जाते हैं, तो ट्राई नाइट्रोटोलीन इसका नाम है, टीएनटी। इसमें भी नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है और ये भी खासा बड़ा एक्सप्लोजिव है, बहुत अच्छी खासी मकदार में आवाम को भरपूर तरीके से ये ज़मी बोस कर सकता है। और नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया स्मोकलेस गन पाउडर बनाने में। होता क्या था, पहले के दौर में गन पाउडर्स यूज़ किए जाते थे। आपको याद होगा कि एक गोली डाली, बड़ी लंबी नाल वाली गन्स होती थी, बहुत लंबी लंबी, जिनकी जो है वो नोजल्स होते थे बड़े बड़े। उसमें एक आपने जो है वो बॉल बेयरिंग या एक गोली की टाइप होती थी, वो डाली और उसके ऊपर गन पाउडर डाल के उसको दबाते रहते थे खासे वक्त तक, फिर फायर करते थे। बड़ा गंदा सा और बहुत सारा धुआं निकलता था। लेकिन अब जो है वो स्मोकलेस गन पाउडर्स होते हैं, जिसमें से इतना ज़्यादा धुआं नहीं निकलता, ना ही उनकी इतनी ज़्यादा स्मेल होती है, ना उनमें से इतना धुआं निकलता है। उसकी प्रिपरेशन में भी नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। बात यहाँ तक समझ में आती है? जी सर। ग्रुप नंबर 5 जो है मेरा बेटा इख्तिताम पजीर हो गया। अब हम चलेंगे ग्रुप नंबर 6 की जानिब। ग्रुप नंबर 6 कौन सी फैमिली है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फैमिली है। तो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एक और एलिमेंट है, वो है सल्फर। सल्फर का उर्दू में नाम बताएगा कोई मुझे, क्या होता है? सल्फर को क्या कहते हैं उर्दू में? यार कैसे बच्चों सर तुम? गंधक। गंधक कहते हैं सल्फर को उर्दू में। गंधक येलो कलर की होती है, सही है। लेमन येलो पाउडर होता है बेसिकली ये सल्फर का जो हमें मिलता है। इसका क्रिस्टल्स भी मिलते हैं हमें नॉर्मली, तो उनको हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। घर में किस जगह इस्तेमाल किया जाता है मैं बताऊँ आपको। घर में उसे इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने के लिए, समझ रहे हैं? सर पानी को, फिटकरी। नहीं नहीं फिटकरी फिटकरी नहीं, फिटकरी नहीं बेटे, फिटकरी नहीं, वो तो डबल सॉल्ट है, पोटैश एलम वो है। तो एलम है ना? हाँ वो एलम है। वो क्रिस्टल्स होते हैं ना वाइट कलर के, वो तो फिटकरी होती है। लेकिन येलो कलर का आपके पास जो है वो पाउडर टाइप मिलता है मार्केट के अंदर। अगर आप कभी किसी पंसारी की दुकान पे जाएं या जहाँ पे आपको केमिकल सब्सटेंसेस इस तरह वाले नहीं, केमिकल लैब की शॉप ना हो, वहाँ पे केमिकल की चीज़ें वगैरह मिलती हों, फिनाइल वगैरह, उसको आप बोलेंगे ना कि गंधक दे दो, तो वो दे देगा। या किसी दवा खाने जाए ना आप, वहाँ से भी मिल जाएगा। कोई बड़ा दवा खाना हो, जैसे हमारे घर के पास एक फरदाना है, फरदाना दवा खाना, बड़ा मशहूर है ज़माना, तो वहाँ पे भी गंधक मिल जाएगा। तो इस तरह से दवा खानाओं में भी गंधक मिलती है, क्योंकि इसका जो है वो जल्द के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खैर बहरहाल, हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 6 में, और ग्रुप नंबर 6 के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट जिसमें हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे वो है सल्फर। देखो सल्फर ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट है, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सल्फर पाया जाता है 2 अलग अलग फॉर्म्स में। सल्फर पाया जाता है कितनी फॉर्म्स में बेटे? 2 अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। एक फॉर्म को हम कहते हैं इसकी क्रिस्टलाइन सल्फर, क्रिस्टलाइन फॉर्म, और दूसरी फॉर्म जो है वो बेसिकली सल्फर की डायरेक्ट, मतलब वो टाइप नहीं है, ये तो टाइप है ना क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसके आगे मैं बताऊंगा आपको 2 सल्फर्स होते हैं। ये जो दूसरी बात है वो है ही डायरेक्टली सिंपल है, इसे कहा जाता है प्लास्टिक सल्फर। आपने ये पढ़ा है कभी जिंदगी में या नहीं? नहीं सर सर। ये बच्चों के खिलौनों वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। प्लास्टिक सल्फर नहीं नहीं भाई, इतनी ज़्यादा बच्चों के खिलौनों में इस्तेमाल नहीं करते प्लास्टिक सल्फर को। ये तुम वो समझ रही हो ना, डो जो होती है ना? नहीं सर, एक जो इनके प्लास्टिक के खिलौने वगैरह होते हैं जो उनको रिसाइकल करके भी दोबारा बनाया जा सकता है, वही है क्या? ओह भाई,
कि देखो पीछे पीछे किसी के साथ दहशतगर्दी हो गई घर में तुम्हारे। खैर नहीं, प्लास्टिक सल्फर जो है वो नॉर्मली एक सल्फर की फॉर्म है, जो कि सुपर कूल्ड फॉर्म हम कंसिडर करते हैं। इसे हम बहुत ठंडा करते हैं, प्लास्टिक बन जाता है। इससे खिलौनों में बहुत मेजर पर्पस नहीं है, कुछ होते हैं जो कि रिफॉर्म किए जा सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर हैं। बहुत मतलब सारे प्लास्टिक्स ये नहीं होते, प्लास्टिक्स तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आपके पास। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स दो हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कितनी हैं? दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। एक आपके पास रोम्बिक सल्फर है और एक आपके पास है मोनो क्लिनिक सल्फर। हाँ, मैं पूछ रहा था कि आप लोगों ने कभी ये पढ़े हैं या नहीं पढ़े, सल्फर अल्फर के बारे में, इस तरह का कुछ पढ़ा है कभी जिंदगी में? जी सर 9 में था शायद। हाँ, ये आई बिल्कुल दूर से भागती हुई खातून, जिन्होंने बताया कि सर 9th में था, शायद चैप्टर नंबर 14 था, सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स, उसी में लिखी हुई थी ये बात। लेकिन मज़ेदारी की बात यह है कि सल्फर के बारे में वहाँ लिखा हुआ था एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर डिफाइन हुई थी। ये तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, लेकिन इसमें से दो क्रिस्टलाइन है और एक नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ये जो प्लास्टिक सल्फर है नॉन क्रिस्टलाइन है, क्योंकि इसका कोई क्रिस्टल नहीं पाया जाता, इसका कोई भी क्रिस्टल नहीं पाया जाता। बात समझ में आती है? अब चूंकि हम तीनों फॉर्म्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है इसका दिल ना दुख जाए, इसलिए हमें तीनों को अलग अलग नाम देने पड़ते हैं। इसे हम कहते हैं अल्फा सल्फर, इसे हम कहते हैं बीटा सल्फर, और इसे हम कहते हैं गामा सल्फर। बात समझ है? अल्फा, बीटा और गामा। अच्छा, अब इन तीनों फॉर्म्स में एक मजेदारी की बात, क्यों मैं इन्हें एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कह रहा हूं? वजह यह है कि ये तीनों फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल हैं। इस गरीब को मैं अगर हटा दूं, ये उन दोनों से बन जाएगा, वापस नहीं जा पाते हम उस जगह पे। ये दोनों तो आपस में बहुत प्यारे अंदाज में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, यानी कि एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 96 डिग्री सेंटीग्रेड का। अगर सल्फर लूँ मैं, जो सल्फर दुनिया में नॉर्मली पाया जाता है ना, कुदरती तौर पे जो सल्फर पाया जाता है नेचर में, नेचुरल सल्फर, वो ये है रोम्बिक सल्फर। सही, लेमन येलोइश रंग का ये सब्सटेंस होता है जो दुनिया में कॉमनली पाया जाता है। मतलब जो सल्फर कॉमनली जहाँ पाया जाएगा वहाँ इस रोम्बिक फॉर्म में पाया जाएगा, मोनोक्लिनिक नहीं पाया जाता। मोनोक्लिनिक आप बना लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर जगहों से मोनोक्लिनिक भी निकलता है, लेकिन मोनोक्लिनिक आप रोम्बिक से बना भी सकते हैं डायरेक्टली। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐसे बताऊं कि लकड़ी से बनता है कोयला और कोयले से बनता है हीरा। ऐसी है या गलत कह रहा हूं मैं? सर सही कह रहे हैं आप। लकड़ी से बना कोयला और फिर कोयले से बना आपके पास हीरा। तो इसी तरीके से रोम्बिक सल्फर होता है, रोम्बिक से ही मोनोक्लिनिक बनता है। ये दोनों कन्वर्टेबल है, और अगर मोनोक्लिनिक को और मैं एक्सट्रीम हीट कर दूंगा और उसके बाद ठंडा करूंगा अचानक से, तो फिर वो कहलाएगा प्लास्टिक सल्फर। क्या कहलाएगा? प्लास्टिक। इसे प्लास्टिक सल्फर कहने की वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि दिखने में ऐसा लगता है जैसे कोई प्लास्टिक का सब्सटेंस है। बात समझ में आ रही है? पिंग पोंग बॉल्स देखी हैं आपने? पिंग पोंग बॉल्स जो होती हैं, छोटी सी बॉल होती है, उसे उछालते हैं और इधर उधर भागने लग जाती है। उसका जो मटेरियल होता है बड़ा जी सर। बड़ा नर्म सा उसका एक मटेरियल होता है, और उस बड़े नर्म से मटेरियल को हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो प्लास्टिक सल्फर से रिलेटेबल मटेरियल होता है। एज इट लुक्स लाइक अ प्लास्टिक, ये दिखने में ऐसा लगता है कि प्लास्टिक का, इसी वजह से हम इसे कहते हैं प्लास्टिक सल्फर। बात यहाँ तक समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, अब कहानी क्या है, मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा इनकी प्रिपरेशंस के बारे में, फिर हम जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को लिख लेंगे। सही है? अब देखो कहानी क्या है, पहले मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन पे डिफाइन कर दूं। रोम्बिक सल्फर दुनिया में कुदरती पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अक्सर इंसानों में जो है वो हशरातुल अर्ज वाला कुछ मामला पाया जाता है, जिसकी बिना पे वो कोशिश करते हैं कि कुछ काम हम खुद भी कर लें। दुनिया में मिलता है रोम्बिक सल्फर, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम खुद भी कर लें। तो रोम्बिक सल्फर हम प्रिपेयर कैसे करते हैं दुनिया में? देखो, रोम्बिक सल्फर जो होता है ना, सल्फर पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, सल्फर पानी में सॉल्युबल है ही नहीं।
ये या तो ये कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है या H2S में सॉल्युबल होता है, अपने ही मिक्सचर में, अपने ही सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है। अब हम करते क्या है कि हम इसको H2S के मिक्सचर को या C2S जो हमारा कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड से कॉमन ही हम इसे एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, हम उसको स्लो एवापोरेशन में लगा देते हैं। हम उसे स्लोली स्लोली हीट करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एवापोरेशन होती रहती है, और फिर उसके बाद हम उसे जब फिल्टर करते हैं ना, सेपरेट आउट करते हैं, तो हमारे पास कुछ जो है वो लंबे लंबे से निडल लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे पास निकल के आते हैं। हम उन्हें नाम दे देते हैं रोम्बिक सल्फर का। किसका नाम दे देते हैं हम? रोम्बिक सल्फर का। बात यहां तक समझ में आती है? हमने क्या किया, हमने C2S का जो हमारे पास सॉल्यूशन था कार्बन डाइसल्फाइड का CH2 माजत, उस सॉल्यूशन को हमने किया क्या, हमने अपने पास रखा एक बीकर में, हमने उसे हीट करना शुरू करा, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली एवापोरेशन स्टार्ट हुई। अब जब स्लोली एवापोरेशन स्टार्ट हो गई, इन दी एंड हमने उसे फिल्टर किया, हमारे पास एक सब्सटेंस येलोइश लेमन येलो रंग का एक पाउडर निकल आया, तो उसे हमने नाम दे दिया कौन सा? रोम्बिक सल्फर। अच्छा, इसमें होता क्या है रोम्बिक सल्फर में, इस पे हीट का क्या इफेक्ट होता है? अगर मिसाल के तौर पे ये रोम्बिक सल्फर है, मैं इसे हीट कर रहा हूं 90 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ नहीं होगा, ये क्या रहेगा? रोम्बिक सल्फर। क्या रहेगा? ये रोम्बिक सल्फर ही रहेगा। मैंने इसे हीट कर दी 95, ये रहेगा रोम्बिक सल्फर। लेकिन मैं जैसे 95 से ऊपर जाऊंगा, इट मींस 95.5 और इधर इट इज द 96 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जैसे ही मैं 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाऊंगा, 96 से अबव जाना शुरू करूंगा मैं, जैसे जैसे मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर में। बात यहां तक समझ में आई आपको या नहीं? बता दो जी बेटा। सर। सर ये मोनो में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? मोनो में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? देखो, ये दोनों फॉर्म्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। मैंने सबसे पहले रोम्बिक सल्फर जो दुनिया में मौजूद था, ये हमने खुद भी बना लिया। हमने बनाने के बाद उसे 96 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर हम उसकी हीट, उसका टेम्परेचर ले गए, तो वही रोम्बिक सल्फर जो था वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होना शुरू हो गया किसमें? मोनोक्लिनिक सल्फर में। किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गया? मोनोक्लिनिक सल्फर में। अच्छा, इसमें एक मजेदारी की बात होती है, इसमें मॉलिक्यूल होता है एक। अब सेपरेटली सल्फर नहीं पाया जाता, इसमें मॉलिक्यूल होता है। इसमें भी S8 पाया जाता है, इसमें भी S8 पाया जाता है, यानी कि 8 सल्फर्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन टुगेदर होते हैं, तब जाके इसका एक जो है वो क्रिस्टल तैयार हो रहा होता है। सही है। हाँ, मैं माजरत एक गलती कर गया आपसे कि ये आपके पास निडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं। और यहाँ टाइम कितना रह गया, जरा मुझे बताओ। हाँ, बस कितना टाइम है? बता दो यार। अच्छा, टाइम है, मेरे को खासा है, खासा है, खासा है, खासा है। ये हमारे पास ना एक अंगूठी जिसे हम कहते हैं, मैं निडल कह रहा था, हाँ, हमारे पास अंगूठी जो होती है ना, और ये अंगूठी नॉर्मल वाली नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी खतरनाक किस्म की अंगूठी होती है। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मैं बनाऊंगा, तो ये बड़ी कोई नाजुक सी अंगूठी टाइप मटेरियल होता है। ये उस नाजुक सी अंगूठी के अंदर इसका स्ट्रक्चर पूरा जुड़ा होता है, और जब ये कन्वर्ट होने लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये डिफॉर्म होने लगते हैं, जगहें बदलते हैं, और ये जो है वो कुछ निडल लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर बनकर इनका तैयार हो जाता है, जो एक लंबी सी सुई की जानिब, सुई मतलब ये वो वाली सुई नहीं है जिसको आप चुबो सकें, यानी कि जिसमें सुराख हो जाए अगले के जिस्म में, वो वाला सीन नहीं आएगा, लेकिन ये लंबा से एक निडल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आती है? मुझे एक लम्हा दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं बात को, 1 मिनट रुकिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? तो ये जो 96 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, अगर एग्जैक्टली मैं 96 पे रह जाऊं या 95.5 पे रह जाऊं, तो रोम्बिक भी होगा और मोनोक्लिनिक भी होगा, दोनों की तरफ बात चल रही होगी, यानी कि कन्वर्जन स्टार्ट भी हो रहा होगा, कन्वर्जन नहीं भी हो रहा होगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस दो अलग अलग स्टेट्स में पाया जाए, उसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। तो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर आपके पास है 96 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यहाँ तक बात समझ जी में आ सर। गई?
तो 96 से पहले पहले क्या है, रोम्बिक सल्फर। 96 के बाद क्या होगा, मोनोक्लिनिक सल्फर बन जाएगा। बात समझ गए आप मेरी? अच्छा, मोनोक्लिनिक को हम और तरीके से कैसे बना सकते हैं? मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर हम करते ये हैं कि हम रोम्बिक सल्फर को लेते हैं और हम उसे बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, हम उसे खासी अमाउंट में हीट प्रोवाइड करते हैं, और एक समझ लीजिए कि हम ऑलमोस्ट इसके बिफोर द बॉइलिंग पॉइंट तक हम इसे ले जाते हैं, मतलब अच्छी खासी अमाउंट में। मैं एग्जैक्ट मुझे वैल्यू याद नहीं आ रही बॉइलिंग पॉइंट की, इसकी 446 है। कोई अगर किताब खुली है तो मुझे बताओ, 446 है? क्या कोई किताब नहीं लेके बैठा हुआ तुम लोगों में से? वो मैं देखता हूँ। 444 इसका सल्फर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। हम उससे पहले पहले रखते हैं, बहुत ज़्यादा पहले रखते हैं। हम इसे हीट करते हैं इतना कि ये सल्फर जो है वो मेल्ट हो चुका होता है, पिघला हुआ होता है। अब ये बहुत गर्म हो रहा है सल्फर, हमने एक बीकर में डाल दिया। अब इस बीकर के अंदर हमने इस गरम गरम सल्फर को डाल दिया। हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ जब ठंडी होने लगती है, मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे समझाऊं कि फॉर एग्जांपल आपकी वालदा ने चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद अभी गर्म गर्म दूध था, उस गर्म दूध को जो है वो खुला करके रख दिया है। तो अब वो दूध लिक्विड स्टेट था, गर्म था, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो दूध की जो अपर लेयर होती है उसके साथ क्या होता है, तो बताएगा क्या हो जाता है उसके साथ? सर बलाई बन जाती है। बालाई जम बनने जाती है। लगती है, जमना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि इसकी ये जो अपर लेयर थी, ये जो इसकी अपर लेयर थी, इसकी अपर लेयर जमना शुरू हो गई। जब हमने देखा कि अपर लेयर जम रही है, तो फिर हमने इसके अंदर 2 होल्स कर दिए, इसके दरमियान में हमने 2 होल्स कर दिए। इन 2 होल्स की मदद से हमने और मोल्टन सल्फर को इसमें डाल दिया, और जो पिघला हुआ सल्फर था हमने उसे डाल दिया यहाँ पे। अब ये सल्फर सारा जाके फैल गया। अब इन दी एंड जब हमने इसको सब प्रॉपरली ठंडा होने के बाद हमने जब इसे निकाला, तो हमारे पास कुछ इस तरह के लॉन्ग निडल शेप क्रिस्टल्स हमारे पास बनकर तैयार हो गए। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। लॉन्ग निडल शेप क्रिस्टल्स बनकर हमारे पास जो है वो तैयार हो गए। उसमें भी जो मॉलिक्यूल होगा वो S8 का मॉलिक्यूल ही होता है। बात यहाँ तक क्लियर है? सर ये गैप्स में क्या डाला था? ये हमने होल्स करे, पियर्सिंग ऑफ द 2 होल्स किए सेंटर से, और इसके अंदर हमने और मोल्टन सल्फर को डाल दिया। और जो हमने सल्फर को पिघला रहे थे ना, जैसे हमने गरम गरम सल्फर को यहाँ रखा था और सल्फर गरम किया, उसको भी यहाँ डाल दिया, ताकि कंप्लीटली एक दूसरे के साथ ये कंप्रेस हो जाए और फिर इनका क्रिस्टल बनकर तैयार हो जाए, जो कि एसिड का निडल लाइक क्रिस्टल होगा। तो ये इन दोनों की प्रिपरेशन थी। आते हैं हम जरा प्लास्टिक सल्फर पे कि इसकी प्रिपरेशन का सीन क्या है। इसकी प्रिपरेशन के लिए हम करते क्या है कि सल्फर को ले जाते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी कि ये रोम्बिक सल्फर लिया और इसको ले गया भैया कहाँ, बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी कि 444 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब ये बॉइलिंग पॉइंट है 444, इस बॉइलिंग पॉइंट को मतलब छू के वापसी आना है। इंतहाई गर्म कर लिया, इंतहाई गर्म कर लिया कि अब सल्फर बॉयल होने वाला है, यानी कि एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही यहाँ तक पहुंचने वाला होता है इस पूरे रोम्बिक सल्फर को, जो कि एवापोरेशन के पास पास है, नियर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट है, इसे उठाते हैं और एक बीकर में डाल देते हैं जिसमें पहले से ठंडा पानी था, शदीद ठंडा पानी था, शदीद। ये जो हॉट सल्फर था, एक्सट्रीमली हॉट सल्फर, इसको हमने उठाया और शदीद ठंडे पानी के अंदर डाल दिया। होता क्या है देखो, जब हम किसी चीज को हीट करते हैं ना बेटा, तो हीट करने की सूरत में उसके जो एटम्स होते हैं ना, वो एटम्स डिफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। मैंने बताया यहाँ से हीटिंग में वो डिफॉर्म होकर उस शेप में आ जाएंगे। तो जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं ना, आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एनर्जी देयर विल बी एन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, जिस भी थ्रू जुड़े हुए होंगे, जो भी उनके दरमियान बॉन्डिंग, जो भी उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उनका जो पर्टिकुलर शेप पहले से था, वो शेप उनका खत्म हो जाएगा। वो शेप क्या हो जाएगा, उनका खत्म होना शुरू हो जाएगा, वो शेप बिगड़ना शुरू हो जाएगा। और जब उनका शेप बिगड़ेगा तो वो इंतहाई गर्म होंगे। जिस मोमेंट पे उनका पर्टिकुलर पूरा शेप बिगड़ रहा होगा, वो इंतहाई गर्म हो चुके होंगे। मैं इसकी मिसाल दूं आपको, एक बॉटल लीजिए, बॉटल का कैप लीजिए पर्टिकुलरली,
सही है। बॉटल का कैप लिया और उस बॉटल के कैप को आपने जो चुमटा जो होता है आपका, चुमटे से आपने पकड़ा। मेरे ध्यान में टोंग आ रहा था, लैब वाला जो होता है। आपने चुमटे से पकड़ा, चुमटे से आपने उस कैप को पकड़ा और चूल्हे में ले गए और आपने उसे जला दिया। अब वो जल रहा है, भरपूर जल रहा है ना, मतलब आपको नजर आ रहा है दैट इट्स मेल्टिंग, ये पिघल रहा है अभी। सही है, पिघल रहा है। उसका शेप डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है या नहीं होता, बताओ मुझे। हीट मिलती है, उसका शेप खराब होता है या वैसे ही रहता है? सर डिफॉर्म हो जाता है। बॉयल मेल्टिंग तक पहुंच गए ना तो वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका शेप खराब होने लगेगा। अच्छा, आपने देखा दो दो कैप्स लेने थे, पहले वाले से आपने थोड़ी अपनी खुद फनकारी करनी है, दूसरे वाले से आपने जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वो करना है। आपने उसको उंगली लगा के देखा, हालांकि वो चिपक जाएगा हाथ पे। आपने लगा के उसे टच किया, वो बड़ा नरम नरम सा, बड़ा किसी भी एंगल में किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, उसकी हालत ऐसी है। उसको आपने और गर्म किया, वो और मेल्ट होना शुरू किया। आपने उसे उठाया, डायरेक्ट चिल्ड बर्फ वाले पानी में डाल दिया। डाल के तरह एक लम्हे के लिए वापस निकालो, वो जिस शेप में डिफॉर्म हुआ था ना, उसी शेप में वापस, उसी शेप में रहेगा वो फिक्स हो गया, पत्थर बन जाएगा एकदम वैसी। जो आपने मेल्ट किया वो बिगड़ गया, उसका शेप डिफॉर्म हो गया, उसी में आपने पानी में जब डाला तो वो वापस से वैसी हो जाएगा, बिल्कुल पहला जैसा था वैसी नहीं होगा। वो जिस शेप में मेल्ट हो रहा था उसी शेप में फंस जाएगा। तो यहाँ पे भी यही होता है कि जब हमने सल्फर को इतना हीट कर लिया नियरली टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, हमने जब उसे हीट करा तो हीट करने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह बिखर चुके थे। अब जब उनको हमने ठंडे पानी में डाला तो उनका कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं रहा, तो इसका कोई, इसीलिए तो ये क्रिस्टलाइन सल्फर नहीं है। इसमें हमेशा जो है वो अलग अलग सल्फर के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसका कुछ इस तरह से मामला निकल कर आता है। बात समझ में आती है सबको? जी सर। जी सर। बात यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, सल्फर से बनने वाले इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में कौन सा कंपाउंड है हमारे पास, को मुझे बता दे जरा। सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये दो चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। सही है। अच्छा, बहुत माजरत है, मैं फिर कर रहा हूँ इस बात की माजरत आपसे कि मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर सका। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आज रात में लेक्चर्स आपके अपलोड कर दूँ, सारे आज तक के लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। हफ्सा, तुमने मुझसे कहा था लास्ट वीक, बेटा माजरत है मैं बिल्कुल भूल गया था, और मैंने जब आज निकाला तो बहुत सारा काम है जो मुझे लेक्चर्स का अपलोड करना है। तो मैं इंशाल्लाह इस बार आज पूरी मेरी कोशिश होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। सर रोम्बिक सल्फर और मोनो, सर इन दोनों के एसिड क्यों है?